बच्चों यहाँ से जो अब अपने शुरू होते हैं, तो यहाँ से अपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, जो 5 नंबर के 3 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों होता क्या, बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज आते हैं वो इसमें कंफ्यूज आते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने एचसीएफ निकालेंगे या इसमें एलसीएम निकालेंगे, या हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो बच्चों इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपका जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन में अगर आपको ये लगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो जो हमें नंबर दे रखे हैं उनसे छोटा आएगा, यानी कि अगर हमारा आंसर जो है, अगर हमारा आंसर गिवन नंबर से छोटा होगा, गिवन नंबर से छोटा होगा, दैट मीन्स कि अपने लोगों को एचसीएफ निकालना है। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर दे रखे होते हैं उनका फैक्टर होता है, उनसे छोटा होता है। यानी कि अगर हमारा आंसर हमें लग रहा है कि हमें जो नंबर दे रखे हैं उनसे छोटा होगा, तो दैट मीन्स अपने लोगों को क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। और यही अगर हमारा आंसर हमें लगे कि बड़ा होगा, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, अपने लोगों को एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे एक आसान तरीका है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब जो है ये देखिए सवाल, अब ये सवाल जो है क्या कह रहे हैं बच्चों, एक टीचर्स की वर्कशॉप है। ठीक है, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। ठीक है, तो अपने लोगों को क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन आपका जो है, जो भी क्वेश्चन हो, जो वर्ड प्रॉब्लम हो, उसे ध्यान से पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आप गलती कर सकते हो, तो आपको कतई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो टीचर्स की वर्कशॉप हो रही है, टीचरों को सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है उनकी। ठीक है, अब अपने पास जो टीचर्स है उसमें अपने फ्रेंच के, हिंदी के और अपने पास इंग्लिश के बच्चों टीचर्स है। फ्रेंच के टीचर जो है अपने पास कितने हैं, 48 हैं। हिंदी के टीचर अपने पास कितने हैं, 80 हैं। और उसके बाद इंग्लिश के टीचर अपने पास 144 हैं कुल। ठीक है, टोटल 144 हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम, यानी कि कम से कम कमरों का इस्तेमाल करते हुए, इन ईच नंबर, हमें मतलब वो कम से कम कमरों का नंबर बताना है कि इफ इन ईच रूम, जब हर कमरे में हम जो है सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, यानी सेम नंबर ऑफ टीचर बैठाल सके, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ जो है कमरे हैं, मतलब कमरे तो मान लो हमारे पास बहुत हैं। ठीक है, बट अपनों को क्या करना है कि अपनों को कम से कम कमरे बताने हैं जिनमें हम जो है सेम नंबर ऑफ टीचर बैठाल सके। तो भैया सेम नंबर ऑफ टीचर बैठालना है और सेम सब्जेक्ट का बैठालना है। तो भैया एक बात बताओ कि अगर हम चाहते हैं हमारे कमरे कम से कम खर्च हो, हम कमरे को कंजूसी करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है टीचर को एक कमरे में बैठाल दें। ऐसा है कि नहीं? अगर हम चाह रहे हैं हमारे कमरे कम लगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा टीचरों को चाहेंगे कि हम उनको जो है एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा टीचरों को बैठाल दें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टीचरों को बैठाल दें, और हर कमरे में क्योंकि सेम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे और सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे, तो दैट मीन्स क्या है कि हमें वो ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए है, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। और बच्चों ये मैंने आपसे यहाँ पे भी कहा था, अब जाहिर सी बात है जो टीचर्स हम इन कमरों में बैठा लेंगे, ये इतने ही कमरे नहीं, कमरे तो बहुत है, बट अपने लोगों को मिनिमम कमरे जो है वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है जाहिर सी बात है, अगर आप देखो तो हम भाई इनमें 144 तो बैठा नहीं सकते, तो यानी कि आंसर अपना जो है वो 144 है, या हम एक में पूरे 48 तो बैठा नहीं सकते। अगर मान लो एक में पूरे 48 बैठा देंगे, एक में हमने 80 बैठा दिए, एक में 144 बैठा दिए, लेकिन हमसे तो कहा जा रहा है हर कमरे में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इनसे क्या होगा, छोटा होगा। आंसर इनसे क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। और आंसर जब भी छोटा हो तो हम लोगों को क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है,
तो इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 48 क्या होता है बच्चों? 48 होता है 16 इंटू 3। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। 80 क्या होता है? 80 होता है 16 इंटू 5, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा। बच्चों प्राइम में लिखना जरूरी है, ये चीज आप एग्जाम में गलती ना कर दीजिएगा। कभी भी एचसीएफ एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो प्राइम के ही प्रोडक्ट में लिखना। ऐसा ना कर देना कि यहाँ पे आप जो है मान लो आप कर दो जो है 2 की पावर 3 कर दो और इधर आप जो है क्या कहते हैं 6 कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका जो है क्या कहते हैं 6 8 का भी तो 48 होता है। अब आपने यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया, यहाँ पे आपने 6 कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी नंबर लिखने वो सब प्राइम होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 हो गया, तो इधर 2 की पावर 4 इंटू 5 हो गया। 144 का होता है 144 16 इंटू 9 होता है। 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब इनसे जो है अपने एचसीएफ इनका निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा 48 80 और 144 का एचसीएफ बच्चों क्या हो जाएगा। इन तीनों में क्या कॉमन है? सिर्फ बच्चों 2 कॉमन है। पावर्स छोटी क्या है, सब में बराबरी है, तो छोटी तो मतलब नहीं 2 या 4 यानी कि हो जाएगा 16। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 16 टीचर्स हम लोगों को हर कमरे में बैठाने हैं, ठीक है। बट हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि हमें कितने टीचर बैठाने हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब पता चलेंगे? जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकाल के निकालेंगे। और मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ टीचर से जो टीचर्स हमको दे रखे हैं उनको अपने डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितने कमरे लगेंगे। अब क्योंकि हमको नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रूम अगर मान लो मैं निकालूं सबसे पहले फ्रेंच वालों के लिए कि फ्रेंच वालों के लिए कितने कमरे लगेंगे, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर्स बच्चों ये कितने हो जाएंगे? फ्रेंच के टीचर अपने पास टोटल कितने हैं? 48 हैं। एक कमरे में कितने बैठ डालने हैं? 16 बैठ डालने हैं। तो टोटल कितने लग जाएंगे फ्रेंच में कमरे? 16 3 का 48, यानी कि 3 रूम्स जो है वो लग जाएंगे अपने फ्रेंच वाले के लिए। हर कमरे में कितने बैठेंगे? 16 16 बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने निकालना हो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द टीचर। कौन से टीचर्स? हिंदी टीचर्स, ठीक है। अब अपनों को हिंदी टीचर्स का निकालना है, तो हिंदी के टोटल अपने पास कितने हैं? 80 टीचर्स हैं बच्चों, ठीक है। हर कमरे में 16 बैठेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रूम्स अपने चाहिए होंगे हिंदी वालों के लिए। सिमिलरली हम लोगों को जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए कितने चाहिए होंगे? 144 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि हम लोगों को 9 रूम्स चाहिए होंगे। तो यानी कि अगर बात करें टोटल रूम जो हम लोगों को चाहिए होंगे बच्चों, टोटल रूम जो हम लोगों को चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे? 3 + 5 + 9, 3 + 5 + 9, यानी कि 8 और 9 17, यानी कि 17 रूम्स जो है बच्चों ये हमको मिनिमम चाहिए होंगे इनको बैठाने के लिए। अगर हम हर कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठा लें और वो सब सेम सब्जेक्ट के हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आप सवाल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप खाली ये सोच रहे हो यार इसमें एचसीएफ लगाए या एलसीएम लगाए, तो बच्चों देखिए एक तो ये तरीका, इसे ध्यान रखना। आप इसे अगर आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर आपको लगे कि नंबर की वैल्यू छोटी होगी तो एचसीएफ निकालना है और बड़ी होगी तो एलसीएम निकालना है। बाकी आप थोड़ा सा सवाल को समझोगे आप खुद ही समझ जाओगे, आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो आप खुद निकाल लोगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों ये सवाल है, ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया, अगर मतलब 2017 में ये लिखा हुआ है और उसके बाद भी ये सवाल पूछा गया और ये आपका शायद एनसीईआरटी में भी है या एग्जाम्पलर में है। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक आर्मी कंटिजेंट है यानी एक आर्मी की टुकड़ी है 678 सोल्जर्स की एंड इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 36 मेंबर
और इस टुकड़ी को 36 मेंबर्स जो हैं उनके पीछे मार्च करना है, ठीक है। 36 आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं, उनके पीछे मार्च करना है रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। इफ द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, अगर जो ये ग्रुप है इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम लोगों को चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे। तो आप लोगों ने कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी है बच्चों? तो रिपब्लिक डे की परेड में क्या होता है कि पहले आगे जो है वो भोपो लेके चल रहे होते हैं, फिर उनके पीछे सोल्जर्स होते हैं वो परेड कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। इस तरीके से लाइनें होती हैं, उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं, मान लो आगे जो है अपने वो वाले लगे हुए हैं जो मतलब बाजा लेके चल रहे हैं, और पीछे आपके नॉर्मल सोल्जर्स जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आगे आपके जो है वो बाजे वाले होते हैं, बैंड वाले होते हैं, और उसके पीछे जो है वो आपके नॉर्मल सोल्जर्स जो होते हैं वो परेड कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइनें होती हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, इस तरीके से आपकी लाइनें होती हैं। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि अब ये वाले जो सोल्जर्स हैं, ये वाले नॉर्मल वाले, ये टोटल अपने पास 678 हैं, और ये वाले जो हैं ये टोटल सोल्जर्स अपने पास कितने हैं, ये वाले अपने पास है 36। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाले अगर हमें इनको परेड करानी हो बराबर नंबर में, मतलब जो है बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स में, मतलब हर कॉलम में बराबर बंदे हो, तो कितने मैक्सिमम कॉलम हम बना सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा बच्चों जो इन दोनों को, मतलब 36 और 678 दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि जब वो दोनों को बराबर डिवाइड कर देगा तभी वही उतने ही तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों के बन पाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो अपनों को क्या निकालना है, अपनों को एचसीएफ निकालना है। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, जो मैंने आपको तरीका बताया था, उसके हिसाब से क्या है, आप अगर देखो तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जाहिर सी बात है वो हम अपना 678 से क्या होंगे, कमी तो होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि लोग आपके पास 678 है आप उससे भी ज्यादा कॉलम बना दो, ठीक है। अब आप कोई भूत ऊत तो लाके खड़े नहीं कर दोगे कॉलमों में, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि आपका जो है वो उससे कम होगी। और जब भी जो आपको नंबर दे रखे हो उससे कम आपको लग रहा है कि आंसर आता है, तो दैट मीन्स आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आपके जो है नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी, द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द HCF of 678 एंड 36, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं 678 और 36 का जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले अपने 678 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 3 दा 6 और आपका 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 2 9 दा 18, फिर आपका 3 से करते हैं, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, 113 तो आपका प्राइम है, तो 113 ऐसे ही रहेगा, 113 मतलब 36 की बात करें बच्चों अपने, तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 9 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 678 को बच्चे अपने लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 1, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इनका दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा 678 और 36 का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इनमें और इनमें बच्चों कौन से फैक्टर कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। और पावर्स जो है वो इसमें स्मॉलेस्ट वाली लेते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ पे 2 है आप यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 लेंगे, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। यानी एचसीएफ जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके 6 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। 6 नंबर्स ऑफ कॉलम बनेगा। और हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता कि इन कॉलम में, हर कॉलम में बैंड के कितने मेंबर होंगे, तो आप कैसे बताते। आपको पता है कि बैंड के टोटल मेंबर कितने हैं, 36 हैं, तो 36 है, अब 6 कॉलम बन रहे हैं आपके, तो अगर आप 36 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 6, तो यानी कि हर कॉलम में जो बैंड के मेंबर्स होंगे वो 6 होंगे। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लेता हर कॉलम में नॉर्मल जो सोल्जर्स हैं वो कितने होंगे, तो आप 678 को अगर आप जो है 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 113 आएगा आपका।
यानी कि नॉर्मल सोल्जर्स जो उनके पीछे होंगे वो 113 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है अगर सवाल आता है तो आप उसमें जो है कंफ्यूज ना होना कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब जो है थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये समझिए, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, 3 अलार्म वाली घड़ियां हैं। अब वो रेगुलर इंटरवल यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, उनका कुछ इंटरवल है, उतनी देर के बाद में वो बोलती हैं, ठीक है। और कितने, क्या उनका इंटरवल है, 20 मिनट्स, 25 मिनट है, 30 मिनट्स, ठीक है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, ठीक है, अगर वो सब साथ में जो है बोलती हैं 12 बजे दोपहर में, तो एट व्हाट टाइम दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यानी कि अगर वो पहली बार 12 बजे बोलती हैं तो उसके बाद में दोबारा वो कितने बजे के साथ में बोलेंगी। तो बच्चों अब अगर अपने लोगों को ये बताना है तो यहाँ पे ये इस चीज को, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे अपने पास जो 20 वाली घड़ी है, ठीक है, जो 20 वाला अलार्म है वो अपने पास सबसे पहले बोलेगा 20 मिनट के बाद, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा बच्चों, कब बोलेगा, 40 मिनट के बाद, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट के बाद बच्चों बोलेगा, यानी कि 60 मिनट के बाद बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से वो बोलेगा। अच्छा 25 मिनट वाले अलार्म की बात करूं मैं, ये 20 मिनट वाला था, ये 25 मिनट वाला अलार्म जो है वो सबसे पहले तो 25 मिनट के बाद बोलेगा, फिर वो 50 मिनट के बाद बोलेगा, फिर वो 75 मिनट के बाद बोलेगा, फिर अगले यानी कि 100 मिनट के बाद बोलेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 30 मिनट वाले बच्चों अलार्म की बात करूं तो 30 मिनट वाला जो अलार्म है पहले तो वो 30 मिनट के बाद बोलेगा, फिर 30 प्लस अगले 30 यानी 60 मिनट के बाद बोलेगा, उसके बाद वो 90 मिनट के बाद बोलेगा। इस तरीके से बच्चों जो है वो अलार्म बोलेगा। तो अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर सबसे पहले वो 12 बजे बोला था तो उसके बाद वो कितने बजे बोलेगा, ठीक है। तो वो कितने बजे बोलेगा तो ये हम कैसे निकालेंगे। अब है क्या कि ये जो अलार्म है ये अगर देखा जाए ये सब जो है अपने मल्टीपल्स में चल रहे हैं, ये अपनी अपनी टेबल पढ़ रहे हैं। 20 वाला जो है ये 20 की अपनी टेबल पढ़ रहा है, 21 का 20, 22 का 40, इस तरीके से 25 वाला अपनी पढ़ रहा है, ये वाला अपनी पढ़ रहा है। अब इनमें जो है जो कॉमन नंबर होगा, जो इन तीनों में कहीं पे आ रहा होगा, वो कॉमन जो इनका मतलब मल्टीपल होगा जो इन तीनों में आ रहा होगा, उतनी ही देर के बाद जो है वो ये तीनों अलार्म साथ में बोलेंगे, है ना बच्चों, समझ में आई ना बात, कि जो इनमें कॉमन होगा, ठीक है। और वही तो जो है वो सबसे पहले जो बोलेगी, भाई बोलेगी तो कई बार, मान लो तीनों एक बार 12 बजे बोले, उसके बाद कुछ देर के बाद मान लो जो है वो एक बार तीनों साथ में बोले, उसके बाद भी फिर कभी को हो सकता है थोड़ी देर के बाद फिर वो साथ में बोले, लेकिन सबसे पहले कितनी देर के बाद बोल रहे हैं अपने लोगों को ये बताना है। तो यानी कि अपने लोगों को वो कॉमन मल्टीपल बताना है जो इन तीनों का हो साथ में लीस्ट, यानी सबसे पहले कितनी बार बोल रहे हैं वो बताना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इनका एलसीएम चाहिए। अच्छा जो जितनी देर के बाद बोलेंगे ये बताइए वो टाइम जो होगा वो इनसे बड़ा होगा या छोटा होगा, 20, 25 और 30 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है बड़ा होगा और काफी बड़ा होगा। तो दैट मीन्स कि अपने लोगों को क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 20 का अगर हम करेंगे, 20 होता है अपना 5 इंटू 4, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5। 25 की बात करें, 25 अपना हो जाता है 5 का स्क्वायर। और 30 की बात करें तो 30 अपना क्या हो जाता है, 30 अपना हो जाता है कि अपना जो है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 6 5 का 30 होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर अपने इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इनका बच्चों क्या हो जाएगा, जो जो फैक्टर है अपनों को सारे लिखने पड़ेंगे, 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे 2 हो जाएगी, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 4 का 100 हो जाएगा, 100 3 का 300 हो जाएगा। तो यानी कि एलसीएम जो है अपना वो कितना हो जाएगा 300 मिनट हो जाएगा। यानी 300 मिनट के बाद में ये तीनों अलार्म क्लॉक दोबारा से साथ में बोलेंगी, ठीक है। तो 300 मिनट के बाद में दोबारा से ये अलार्म क्लॉक जो है वो एक साथ में बोलेंगी। अच्छा मुझसे टाइम पूछा जा रहा है कि 12 बजे जब पहली बार बोली थी तो ऑप्शन में क्या है कि कितने बजे जो है ये बोलेंगी। तो 300 मिनट, अब 300 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, अगर इसको मैं
आवर्स में निकालना चाहूं तो इसको मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 6 5 30, यानी कि 5 आवर्स के बाद में ये दोबारा से साथ में बोलेंगी। तो 12 बजे जब ये साथ में बोली तो इसका मतलब 5 घंटे के बाद, यानी कि 5 बजे शाम में जो है ये दोबारा से बोलेंगी। ठीक है, यानी कि शाम में 5 बजे जो है ये दोबारा से बोलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है, और सोनिया जो है वो टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करते हैं कि वो जो है एक पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक साथ एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितनी देर के बाद में वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक फील्ड है सर्कुलर जिसपे वो लोग दौड़ रहे हैं, और ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, दोनों लोग का मतलब ये है कि इस पॉइंट से सोनिया भी स्टार्ट कर रही है, और इसी पॉइंट से जो है, इसी पॉइंट से अपना जो है वो रवि भी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा सोनिया जो है, सोनिया को अपना राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और रवि को अपना राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये एक साथ एक पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पे, तो दोबारा ये कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी देर के बाद ये मिलेंगे, वो टाइम जो होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करो कि भाई इन दोनों से जो है छोटा होगा, तो भाई अगर मैं बात करूं इन दोनों छोटा एक 10 मिनट लूं, तो 10 मिनट में तो ये रवि ने अपना राउंड कंप्लीट नहीं करा होगा, सोनिया ने तो फिर उन्हें और ज्यादा टाइम लग रहा, तो उन्होंने तो और नहीं करा होगा। समझ में आ रही है बात, तो उन्होंने तो और नहीं करा होगा, तो दैट मीन्स कि इनसे बड़ा कोई टाइम होगा जहां पे ये दोनों दोबारा साथ में मिलेंगे। तो बड़ा जब अपने लोगों को लग रहा होता है कि आंसर आना है, तो अपने लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं अपना राउंड कंप्लीट करने में एक। अब सोनिया इसी तरीके से उन्हें दूसरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा होगा, 36 मिनट लग रहे होंगे। इसी तरीके से रवि को पहला राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, उसका अगला कंप्लीट करने में 24, उस तरीके से उनको लग रहा होगा टाइम। तो ये अपने अपने एक तरीके से अपना अपने जो है वो टेबल से पढ़ रहे हैं कि 18 36, उसके बाद में इस तरीके से 54, और इधर इधर अपना 12 और फिर 24 और 36 तरीके से ये अपनी टेबल पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में जो कॉमन मल्टीपल होगा वही तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। तो अपने लोगों को क्या निकालना है, अपने लोगों को इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सोनिया जो है सबसे पहले उनका देखते हैं कि उन्हें 18 मिनट लग रहे हैं, तो 18, और रवि को कितने लग रहे हैं, रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम की बात करें अगर 18 और 12 के, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2। 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये हो जाएगा 36। तो यानी कि 36 मिनट के बाद में ये दोनों जो हैं ये सेम पॉइंट पे मिलेंगे। अगर मैं देखूं तो हमको ऐसे भी पता चल रहा है कि सोनिया 18 मिनट के बाद में 36 मिनट के बाद दूसरा राउंड लगाएंगी, और रवि की अगर मैं बात करूं तो रवि पहला राउंड 12 मिनट, दूसरा राउंड 24 मिनट और तीसरा राउंड का 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद में सोनिया अपना दूसरा राउंड लगा के यहाँ पे होंगी, और रवि जो है वो अपना तीसरा राउंड लगा के वहां पे पहुंच चुका होगा, और दोनों सेम पॉइंट पे आ चुके होंगे। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि दोबारा वो कितनी देर के बाद जो है उस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे एलसीएम पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि
ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यानी कि एक मॉर्निंग वॉक पे तीन बंदे जो है एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो कदम हैं, उनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब भाई हर इंसान छोटा बड़ा हर तरीके का होता है, जिसके पैर बड़े हैं उसका थोड़ा कदम लंबा होगा, जिसके कदम छोटे हैं उसका थोड़ा जो है वो छोटा होगा। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब ये जो है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो ये है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो लोग कितनी चले कि वो सेम डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर दें, ठीक है। तो यानी कि हमसे क्या कहा जा रहा है भाई, देखो हर किसी के कदम का साइज अलग अलग होता है, ठीक है, हर किसी के स्टेप का साइज अलग अलग होता है भाई। अब अगर मान लो कोई बंदा जो है इसकी टांगे छोटी है तो उसका कदम छोटा होगा, उसका स्टेप छोटा होगा थोड़ा। अब क्या है, लेकिन तीन बंदे जो है, मान लो एक ए है, एक बी है, एक अपना जो है सी है। एक का कदम मान लो 40 का है, एक का कदम उससे थोड़ा बड़ा 42 का है, और एक का भाई सबसे लंबा है, उसका कदम उसकी टांगे सबसे लंबी है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी अमिताभ बच्चन मान लो उसे, तो उसका 45 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इन तीनों के कदम है। अब ये जो है ये तीनों हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो ये तीनों चले, सो दैट द कि वो कंप्लीट स्टेप में उस दूरी को पहुंचे। कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या है कि उनका कदम टूटे ना। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है वो 5 कदम चल के पहुंचा, दूसरा जो है मान लो उसे 6 कदम लगे, और जो तीसरा वाला है उसके मान लो 7.5 कदम बनना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक के 5 बनना है, एक के 6 बनना है, तो तीसरे के 7 बने, एग्जैक्ट बने। ऐसा ना हो कंप्लीट स्टेप हो, मतलब कदम टूटे नहीं, समझ रहे हो आप। जैसे कि मान लो ये कोई दूरी है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो ये तीनों जो है वो कंप्लीट स्टेप में पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो इनको जो है के बाद में इनका अगला कदम यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ पड़ता है, फिर ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद में इनका मान लो यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ पड़ता है, और उसके बाद में मान लो फिर यहाँ पड़ता है, फिर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, इनका मान लो यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ पड़ता है, इसके बाद में पहुंच जाते हैं। इनके मान लो 4 कदम लगे, इनके 3 लगे, इनके 2 ही लगे, ठीक है। इनका क्या हुआ कि कंप्लीट स्टेप में पहुंच गए। अब अगर इसके 4 लगे तो इसने कितना चला होगा, इसने 40 × 4 चला होगा, इसने 42 × 3 चला होगा। तो है क्या कि ये तीनों अपनी अपनी टेबल्स पढ़ रहे हैं, अपने अपने मल्टीपल्स में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई मेरा कदम मान लो 40 सेंटीमीटर का है, तो मैंने 2 कदम चले तो मैं 80 यानी 40 × 2 चल दिया ना। तो इस तरीके से ये अपने अपने मल्टीपल्स में चल रहे होंगे। अच्छा, अब मुझे वो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए है जो तीनों कंप्लीट स्टेप में पूरे कर लें। तो इसका मतलब मुझे इनका एक मल्टीपल चाहिए है जो सबसे छोटा हो, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस यानी सबसे छोटा इनका मल्टीपल चाहिए है जो इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है। इन तीनों में कॉमन होगा तभी कंप्लीट स्टेप्स हो पाएंगे, अदरवाइज स्टेप जो है टूट जाएगा किसी ना किसी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपने से इनका जो है वो, अच्छा जाहिर सी बात है जो वो डिस्टेंस होगी वो इन तीनों से ज्यादा ही होगी। दैट मीन्स कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम 40, 42 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होगा, 8 5 40 यानी 2⁵ हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो 42 अपना क्या होता है 7 6 यानी कि 2 × 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 45 की बात करते हैं तो 9 5 होता है यानी कि 3² × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम में इसमें जो जो फैक्टर है वो लिखने पड़ेंगे, 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे, 2⁻³ ले लेंगे, 3 की हाईएस्ट कितनी 2 है वो ले लेंगे, 5 की बनी है, 7 की बनी है। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 9 × 5 × 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 5 का कितना हो जाएगा आपका 72 5 का हो जाएगा 360, और 367 का कितना हो जाएगा 2520। तो 2520 जो है सेंटीमीटर जो है मिनिमम डिस्टेंस इन लोगों को चलनी पड़ेगी, इसमें जो है ये तीनों जो है कंप्लीट स्टेप्स में उस डिस्टेंस को कवर कर ले, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका, तो यहां से इस तरीके से आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा सवाल जो है वो एचसीएफ उसमें निकालना है, किस सवाल में एलसीएम निकालना है, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है।